हे वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेथ स्टडी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आरएनए को। तो देखते हैं कि आरएनए एक्चुअल में है क्या और क्या इसका फंक्शन है, क्या रोल है इसका, क्या ये रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बट आज मैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स और कुछ और बातें डिस्कस करूंगा जो शायद आपको पहले ना पता हो। तो सबसे पहली बात आती है कि जो आरएनए है वो फंडामेंटली हमारा सेम होता है डीएनए की तरह, बट इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं सारे डिफरेंसेस डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा। एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं स्पेशली डीएनए वर्सेस आरएनए करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं मेन 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करूँगा। जो पहला पॉइंट है वो हमारा आता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर, उनके अंदर डिफरेंसेस होता है। तो एक नाइट्रोजनस बेस है जिसका नाम है थायमिन, वो प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो इसके अंदर हमारा थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आता है कि आरएनए हमारा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बना रहता है, इसका मतलब आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट डीएनए वहीं पर हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। बट इस पॉइंट का हमारा क्या है, एक एक्सेप्शन भी है। जो आरएनए हमारा रियो वायरसेस के अंदर हमारा पाया जाता है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। इट मीन्स कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो हमारा आरएनए है उसके अंदर हमारी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, वहीं पर हमारा जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। अब हो सकता है आपको ये चीज़ समझ ना आई हो कि राइबोज शुगर क्या है और डीऑक्सी राइबोज शुगर है क्या। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो राइबोज शुगर हमारी फर्स्ट वाली जो है ये हमारी राइबोज शुगर है और ये हमारी आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड वाली हमारी क्या है, ये हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर है जो कि हमारी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये दोनों हमारी पेंटोस शुगर है। ठीक है, पेंटोस मतलब कि 5 कार्बन। और इसका अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो C5H10O5 होता है राइबोज शुगर का। और डीऑक्सी राइबोज के अंदर हमारा C5H10O4 हो जाएगा। अब बेसिकली क्या होता है कि जो डीऑक्सी राइबोज इसे हम बोल रहे हैं, डी डी का मतलब कि वहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, वो ऑक्सीजन जाती है हमारी 2' कार्बन से। आप देख सकते हैं कि इस वाली जो हमारी राइबोज शुगर है डीऑक्सी राइबोज के अंदर हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात करूँ राइबोज के अंदर तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यही मेन डिफरेंस है दोनों की पेंटोस शुगर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि अब एक्चुअल में हम आरएनए को डिस्कस कर सकते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है वो हमने देख लिया। तो आरएनए के अंदर हमारा 2 चीज़ें हो सकती हैं। आरएनए, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी हमारा एक्ट कर सकता है और नॉन जेनेटिक की तरह भी ये एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जेनेटिक के अंदर क्या है कि अगर आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा तो डीएनए हमारा नॉन जेनेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, बट इसका अपोजिट पॉसिबल है, मतलब कि अगर डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है तो आरएनए हमारा नॉन जेनेटिक हो सकता है, और ये होता भी है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, अगर आप बात करेंगे हमारी तो हमारे अंदर होता भी है। हमारे अंदर जैसा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी ह्यूमंस को भी छोड़ के बाकी सारी यूकैरियोट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। तो TRM 3 टाइप के हमारे आरएनए हैं। ठीक है, और ये हमारे नॉन जेनेटिक हैं हमारे लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं वायरसेस की, सबसे पहले बात करता हूं रियो वायरस के अंदर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डबल स्टैंडर्ड हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है, और डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ ये इसका जेनेटिक मटेरियल भी होता है। फिर आता है हमारा TMV वायरस जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके अंदर भी हमारा जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले करता है। फिर आता है हमारा QB बैक्टीरियोफेज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देना उन्हें हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो ये था
आरएनए का दो टाइप होना, ठीक है, जेनेटिक होना या फिर नॉन जेनेटिक होना। इसके अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि डीएनए कभी भी नॉन जेनेटिक नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आरएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, आरएनए तो उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल रख रखा है, नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएनए हमारा एक स्टेबल फॉर्म है, आरएनए से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, तो वो कभी भी नॉन जेनेटिक नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ आरएनए हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 3 टाइप्स के हैं, इनके अंदर भी अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो आरएनए के अंदर हमारा सबसे पहले आता है आरआरएनए। आरआरएनए हमारा डिस्कवर करा गया कुंजे ने, ठीक है, और ये हमारा 80% आरएनए है। मतलब कि जो पूरी सेल है, ठीक है, यहाँ पे बॉडी गलत लिखा है, पूरी सेल का 80% अगर आप देखेंगे तो वो हमारा आरआरएनए होता है, ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है और ये मोस्ट स्टेबल आरएनए है, ठीक है। साथ ही साथ साइट ऑफ सिंथेसिस अगर आप देखेंगे इसकी तो वो न्यूक्लियोलस होती है। उसके बाद ये हमारा मिलता कहाँ पर है? ये हमारा राइबोसोम्स के अंदर मिलता है। ये भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है, कैसे राइबोसोम्स के अंदर मिलता है, कितनी यूनिट्स होती हैं राइबोसोम्स की। और इसके मतलब एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका कैटालिटिक या फिर एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी हमारी इसकी होती है। जैसे कि आपको पता है कि एंजाइम्स हमारे बायो कैटलिस्ट हैं, ठीक है, तो वही इसकी हमारी प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। अब राइबोसोम्स आती हैं। राइबोसोम्स की बात आई तो राइबोसोम्स एक्चुअल में होते क्या हैं? तो राइबोसोम्स हमारे आरआरएनए प्लस प्रोटीन को ही हम क्या बोल देते हैं? राइबोसोम्स बोल देते हैं। साथ ही राइबोसोम्स का हमारा दूसरा भी नाम है जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब भी आरएनए हमारे एंजाइम की तरह एक्ट करने लगे ना, तब उन्हें हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। अब ये वर्ड आपको राइबोजाइम्स यहाँ पर याद रख लेना है क्योंकि इसे मैं आगे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स के अंदर हमारे दो टाइप्स आते हैं। पहला है हमारा 70S जो कि हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा है हमारा 80S जो कि हमारा यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि राइबोसोम्स की ज़रूरत क्या है भाई ट्रांसलेशन के अंदर। तो ये चीज़ मैं सिंपली सी आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है मान लीजिए, तो उसके लिए आपको फैक्ट्री खड़ी करनी होगी, ठीक है, उसी के अंदर सारा जो वर्क है वो होगा। तो मतलब कि आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल एक यूनिट चाहिए जहाँ पर आप वो काम कर सकें और वहाँ से आप प्रोडक्ट को रिलीज़ कर सकें। तो ये वो स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये उस फैक्ट्री की तरह एक्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री की तरह एक्ट करता है और वहाँ से प्रोटीन बाहर निकलता है। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये दो टाइप हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग है, यूकैरियोट्स के अंदर अलग है। तो 70 की हमारी दो सब यूनिट होती हैं, 50S और 30S, ठीक है। 50S के अंदर हमारे दो आरएनए होते हैं, 23S आरआरएनए और 5S आरआरएनए। वहीं पे 30S की मैं बात करूँ तो 16S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। फिर अगर मैं 80S की बात करूँ तो 28S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 5S आरआरएनए। 40S सब यूनिट की बात करूँ मैं तो 18S आरआरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी और आपको ये चीज़ याद रख लेनी चाहिए। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि ये जो 23S आरआरएनए और 28S आरआरएनए है, ठीक है, 28S आरआरएनए हमारा यूकैरियोट्स के अंदर और 23S आरआरएनए हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसका जो है वो स्ट्रक्चरल के साथ साथ कैटालिटिक रोल भी होता है, ठीक है। अब कैटालिटिक रोल है मतलब बायो कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम, मतलब कि एंजाइमेटिक रोल भी प्ले कर रहा है। मतलब ये क्या है? राइबोजाइम है, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आरएनए एंजाइम की तरह एक्ट करे तो वो राइबोजाइम बन जाता है। तो रोल ऑफ आरएनए एक्चुअल में, आरआरएनए एक्चुअल में है क्या? तो दो रोल हैं इसके। पहला है हमारा स्ट्रक्चरल रोल, दूसरा है हमारा कैटालिटिक रोल। स्ट्रक्चरल रोल जो हमारा राइबोसोम्स हैं, ठीक है, वो प्ले करते हैं। अ, उसी के साथ साथ हमारा जो कैटालिटिक रोल है, ठीक है, कैटालिटिक रोल हमारा कौन प्ले करता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है। कैटालिटिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, तो कोई एंजाइम ही कैटालिटिक रोल को प्ले करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा 20S आरआरएनए और 28S आरआरएनए हमारा होता है, ठीक है। यू प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो 23 आ जाएगा, यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो 28 आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। एक मैं फंक्शन डिस्कस कर चुका हूँ कि ये स्ट्रक्चरल रोल है इसका। अब इसी स्ट्रक्चरल रोल को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में स्ट्रक्चरल रोल ये
करता कैसे है, ठीक है। तो एक्चुअल में राइबोसोम जो है वो हमारा अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है दो दो चीज़ों को, एक तो एमआरएनए को और एक हमारा टीआरएनए को। तो टीआरएनए और एमआरएनए कब किस टाइम पर, ट्रांसलेशन के टाइम पर, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि हमेशा ट्रांसलेशन जो होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए का होगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन तो भाई तीनों आरएनए का हो रहा है, टीआरएम का, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट है कि आपको याद रखना है। वैसे बहुत ऑब्वियस पॉइंट है बट ये चीज़ कई बार दिमाग से निकल जाती है। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। टीआरएनए हमारा अटैच होता है लार्जर सब यूनिट से, ठीक है। वहीं पर जो हमारा एमआरएनए है वो हमारा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम से अटैच होता है, ठीक है। तो हमने आरएनए को, आरआरएनए को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद बात आती है हमारी टीआरएनए की। तो टीआरएनए हमारा 10 से 15% होता है, जो एक सेल है, ठीक है, एक सेल का टोटल आरएनए जो है वो 10 से 15% टीआरएनए होता है, ठीक है। उसका जो अभी इस टीआरएनए के हमारे दो मॉडल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीआरएनए। इसके हमारे दो मॉडल हैं, 2D मॉडल और एंड 3D मॉडल। तो जो 2D मॉडल है वो हमारा क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है और ये हमारा होली ने दिया था, ठीक है। वहीं पर अगर जो हमारा 3D मॉडल है ये हमारा इन्वर्टेड एल मॉडल है और ये हमारा किम ने दिया था। अब जो हमारा टीआरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है बेसिकली, बट उसके कुछ पार्ट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। मैंने आपको याद कीजिए ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बताया था कि यूकैरियोटिक टर्मिनेशन डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन से। बता रहा था मैं वहाँ पे कि यूकैरियोटिक टर्मिनेशन के अंदर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आता है जिसकी वजह से हमारा हेयरपिन लूप फॉर्म होता है और वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती और वो बाहर निकल जाता है एमआरएनए। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो ना देखी हो तो आप जाकर पहले वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा ये स्टैंड है ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और वो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। बट ऐसा हर जगह नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ जगह हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा। तो जिस जगह नहीं होगा वहाँ पे एक लूप फॉर्म हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अभी इस चीज़ को मैं और डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा। अब टीआरएनए के अंदर हमारे कुछ अनयूजुअल बेसेस होते हैं, तीन हैं, ठीक है। कौन कौन से, आइनोसिन, स्यूडोयूरेसिल और डीएचयू डाईहाइड्रोयूरेडिन। इसके बाद हमारा बी पॉइंट आता है कि ये हमारा स्मॉलेस्ट आरएनए है। तीनों में से स्मॉलेस्ट आरएनए की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा टीआरएनए है और ये सॉल्युबल होता है, तो इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि आप सेल से इसे आइसोलेट कर पाएँ साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इसलिए हम इसे एस आरएनए भी बोलते हैं और ये एक्ट करता है एज ए अडेप्टर आरएनए, ठीक है। आपने चार्जर का अडेप्टर देखा होगा, उसके अंदर डिफरेंट लूप्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी लूप्स होते हैं। वो मैं डिस्कस करूँगा जब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो उनसे ये डिफरेंट चीज़ों से अटैच होता है, तो इसलिए से हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं कि एक तरफ से तो ये कोडोन रीड करता जाता है और दूसरी तरफ से ये अमाइनो एसिड लगाता जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं इसका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा होता तो सिंगल स्टैंडर्ड ही है, बट ड्यू टू सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ये हमारा क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है और ये इसमें बीच में हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जहाँ पर नहीं हो पाता वहाँ पे हमारे लूप्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली तीन लूप होते हैं। पहला है हमारा डीएचयू लूप, दूसरा है हमारा एंटी कोडॉन लूप और तीसरा है हमारा टी-साइसी लूप। अब जो हमारा डीएचयू लूप है, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये हमारा अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम है, ये उसे रिकॉग्नाइज करता है। अब बेसिकली देखिए फंक्शन क्या है इसका, ये उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम हमारा जो मतलब स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है ना उसे वो एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। इसने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करा और वो अमाइनो एसिड फिर हमारा एक्सेप्टर आर्म पर चला जाता है टीआरएनए की। इसे भी एक्सेप्टर आर्म को भी मैं डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 20 के 20 अमाइनो एसिड के लिए 20 अलग अलग हमारे अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम होंगे। तो ये तो हो गई डीएचयू लूप की बात। इसके बाद बात करते हैं एंटी कोडोन लूप की बात। तो एंटी कोडोन लूप पे हमारा, अब एंटी कोडोन मतलब कि कोडोन का अपोजिट। अब कोडोन कहाँ प्रेजेंट थे, कोडोन हमारे एमआरएनए पर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये कोडोन के अपोजिट जो सीक्वेंस होता है वो हमारा एंटी कोडोन लूप होता है और ये जो लूप होता है इसके अंदर यूजुअली 7 बेसिस होते हैं, ठीक है। और ये फिर मतलब कि अब आपको पता है कि ये बहुत स्पेसिफिक लूप है,
टीआरएनए का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक लूप है, क्योंकि मतलब आपको पता है कि 61 टाइप के टीआरएनए होते हैं, ठीक है, बल्कि कोडोन कितने हैं, 64। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ 61 टाइप के टीआरएनए, क्योंकि 3 तो स्टॉप कोडोन भी हैं भाई, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई टीआरएनए आएगा ही नहीं, तो इसलिए ओनली 61 टाइप ऑफ टीआरएनए आर देयर। अब एंटी कोडोन लूप की बात कर ली, इसके बाद हमारा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आर्म होता है, इसका एज सच कोई फंक्शन होता नहीं है। फिर तीसरा लूप आता है जो हमारा है टी साई सी लूप। ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। मैं अभी आपको पीछे बता कर आया हूँ कि जो हमारा टीआरएनए है वो लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम से जुड़ता है, तो उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो वो टी साई सी लूप करता है। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से हमारा डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इसके अंदर जो एंड है 5 डैश तो ये रहा, तो 3 डैश हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 डैश पे हमारा CCA हमारा एक सीक्वेंस होता है, यहाँ पे हमारा सिर्फ ग्वेनिन लगा रहता है। तो जो हमारा 3 डैश एंड है उसे हम एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा अमाइनो एसिड आकर अटैच होता है, जो कि हमारा किसने एक्टिवेट करा था, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज ने एक्टिवेट करा था, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोडोन ऑफ द mRNA एंड एंटी कोडोन ऑफ द टीआरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये सारी चीज़ें बहुत जैसा मैंने बोली हैं वो सारी चीज़ें ही यहाँ पर लिख रखी हैं, आप वो चीज़ भी नोट्स पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं कि टीआरएनए का एक्चुअल में फंक्शन क्या है। तो टीआरएनए का जो मेन फंक्शन है वो है अमाइनो एसिड्स को लेकर के आना, ठीक है, और वहाँ पर फिर उसके बाद हमारा प्रोटीन बनता ही जाएगा। तो अमाइनो एसिड्स को लेकर के आने का काम हमारा टीआरएनए का होता है। अब लास्ट आरएनए आता है, बट नॉट द लीस्ट, mRNA, ठीक है। mRNA हमारा जो है वो 1 to 5% ही प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर टोटल आरएनए का, और ये लीस्ट स्टेबल होता है। लीस्ट स्टेबल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आपको जब आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब एंडोक्राइन हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे, वहाँ पर कुछ हमारे हॉर्मोन्स ऐसे हैं लाइक स्टेरॉइड्स, तो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उन न्यूक्लियस के अंदर हमारा फिर क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA बनता है, ठीक है। तो वो एक तरीका है हार्मोन को मतलब एक शो करने का। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो गया तो उस हार्मोन का इफेक्ट कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। और अगर उसका इफेक्ट ज़्यादा टाइम तक के लिए रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये निकलेगा, अपना काम करेगा और उसके बाद डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए ये लेस स्टेबल है। अगर ये आपको बात अभी समझ ना आई हो तो जब हार्मोन हम डिस्कस करेंगे तब और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा बताया था जैकब और मोनार्ड ने। और फंक्शन इसका क्या है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लेकर के जाता है, ठीक है, मतलब राइबोसोम्स तक पहुंचता है। अब डीएनए से एक्चुअल में इंफॉर्मेशन तो यही कैरी कर रहा है ना। अब देखिए बाकी सब तो हेल्प कर रहे हैं, बट ट्रांसलेशन तो किसका होना है, एमआरएनए का ही होना है, ठीक है। तो मेन तो हमारा काम एमआरएनए का ही है। फिर इसके बाद आरएनए मैंने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करता हूँ सेंट्रल डोगमा क्या होता है। तो सेंट्रल डोगमा हमारा यूनिवर्सल फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब कैसे आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो कोडिंग आपके डीएनए के अंदर पड़ी हुई है, वो कैसे मतलब ट्रांसफ़र हो रही है, वो कैसे डीएनए अपने आप को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रिक ने दिया था। और इसके अंदर हमारा देखिए पहले क्या है कि डीएनए जब अपने आप को बनाए तो उसे हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। इसके अंदर एक एंजाइम काम करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। वहीं पर अगर डीएनए से आरएनए बन जाए तो ट्रांसक्रिप्शन, एक एंजाइम काम करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए से हमारा डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर वही आरएनए पर डिपेंड होगा और डीएनए को पॉलीमराइज करेगा, ठीक है। अगर अपोजिट की अगर हम बात कर लें तो इसी के बाद हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के अंदर हमारा प्रोटीन बनेगा, ठीक है, आरएनए से। और इसके अंदर हमारा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज़ होगा, और जो कि हमारे दो हैं प्रोकैरियोट के अंदर, 223S rRNA और 28S rRNA यूकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके अंदर मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन ही हमारा जीन एक्सप्रेशन है। हमने इसके अंदर रेप्लिकेशन को क्यों इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि रेप्लिकेशन के अंदर कहीं से ट्रांसफ़र थोड़ी ना हो रहा है, उसके अंदर तो सिर्फ डीएनए से डीएनए के अंदर ही तो जा रही है। बट ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए में गई, और ट्रांसलेशन के अंदर आरएनए, स्पेसिफिकली बोलूँ तो एमआरएनए से प्रोटीन के अंदर गई, तो वो एक जीन को एक्सप्रेस करने का तरीका हुआ।
फिर मैं इसके बाद बात करता हूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, जिसे हम टेमिनिज्म भी बोलते हैं। तो टेमिन एंड बेल्टीमोर इन्होंने ये दिया था, ठीक है, और सार्कोमा वायरस के अंदर इन्होंने ये चीज़ देखी थी। अब डिफरेंस क्या आता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में? तो सबसे पहला डिफरेंस जो कि बहुत कॉमन है और मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। दूसरा डिफरेंस हमारा एंजाइम्स का आता है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये तो सिमिलैरिटी है कि डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन दोनों में सेम ही होती है, ठीक है। दो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रेप्लिकेशन के अंदर जो है वो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। हाँ, इसके अंदर एक लीडिंग और एक लैगिंग हो सकता है, बट टेम्पलेट दोनों मतलब एक्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है कि ये हमारा बाई डायरेक्शनल है। आपने देखा होगा कि ओराई की दोनों तरफ चलता है, बट ये हमारा यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन के अंदर चलता है। होल डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड, मतलब कि पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपकी जीन है उसका रेप्लिकेशन, उसका ट्रांसक्रिप्शन हमारा होना होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिफरेंस और आरएनए को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।